नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीके इंसाफ ने कल रायबंड में लाहौर में जो एक बहुत बड़ा जलसा किया, जिसके बारे में तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट, पंडित्स और मीडिया का ये ख्याल है, सियासी पंडित्स का ये ख्याल है कि ये खिलाफ तवक्को एक बहुत बड़ा जलसा था जो कि PTI ने तनहा किया और कोई जमात उसके साथ नहीं थी। उसमें पीपल्स पार्टी नहीं थी, जमात इस्लामी नहीं थी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी नहीं थे। और तनहा जब किया तो उसका बहुत इम्पैक्ट था। ये इम्पैक्ट क्या था इस पर हम बात करते हैं, लेकिन अब से चंद घंटे पहले एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि नेशनल असम्बली के स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब ने जो रेफरेंस वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ पहले इलेक्शन कमीशन नहीं भेजे थे, ये कह के कि इसके कोई एविडेंस नहीं है, उनको रिजेक्ट कर दिया था, रद्द कर दिया था, वो उन्होंने चंद घंटे पहले भेज दिया है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने जब सारे कागजात देखे हैं उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया है। लेकिन आज से 5 तारीख या 4 तारीख सितंबर को उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ और जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ तो रेफरेंस भेज दिया था, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं भेजा था, और उन्होंने कहा था कि इस पर उसको रिजेक्ट किया था बाकायदा। ये तमाम अखबार जितने भी पाकिस्तान के अखबार हैं उसमें ये तमाम चीज़ रिपोर्ट हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्पीकर साहब का जो ये फैसला है अयाज सादिक साहब का, इसका और कल रात का जो जलसा है PTI का, उसमें क्या ताल्लुक हो सकता है। मैं आपको इमरान खान की स्टेटमेंट सुनाता हूं। अब इसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और जलसा नहीं होगा। हम मुहर्रम तक दे रहे हैं, नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करो। अगर पाकिस्तान के इदारे आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, मैं आज अनाउंस करने लगा हूं कि मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ हम तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। हम अब जब जाएंगे इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे। मैं खुद आपको लीड करूंगा, लेकिन जो भी हो गया, मैं इस डाकू के नीचे पाकिस्तान को तबाह होते नहीं देखूंगा। हम बिल्कुल इसको मानते नहीं है। तो आपको डेट दूंगा मुहर्रम के बाद, उसके बाद हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना कि इमरान खान ने क्या कहा था। अयाज सादिक साहब ने जो फैसला किया वो भी जो है मैं आपको बता चुका हूँ। इसका क्या मतलब है कि क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। यहाँ से हम बात का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एनालिस्ट कॉलम नवीस जनाब रऊफ़ क्लासा साहब जो है मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। क्लासा साहब, ये क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं भी आपकी तरह ना, मैं भी आप कह सकते हैं शॉक्ड, यस टू सम एक्सटेंट। हुआ यूँ था, मुझे इसलिए थोड़ा शॉक का एक बैकग्राउंड है कि जिस दिन स्पीकर अयाज सादिक साहब ने आके एक कौमी असम्बली में रूलिंग दी थी, या आप कह सकते हैं शेयर किया था कि मैंने क्या फैसला किया, तो मैं मौजूद था। रेफरेंसेस को रिजेक्ट किया, रद्द किया। जी जी, जो 8 उन्होंने रेफरेंसेस भेज दिए थे उन्होंने वहाँ पे, लेकिन अपने कमेंट्स के साथ, अपने जजमेंट कमेंट्स के साथ आप कह लें, या अपने उन्होंने उनको आगे फॉरवर्ड किया, और जो रोक लिए थे उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया। उस वक्त उन्होंने 2 रेफरेंसेस भेजे थे कि 8 भेजे थे, कुछ ऐसा? उन्होंने 8 भेजे थे, 8 भेजे थे, लेकिन 2 उन्होंने रोक भी लिए थे। कि इमरान खान के खिलाफ उन्होंने रोक लिया था, एक और भी रेफरेंस था, लेकिन उन्होंने अपना फैसला भी दे दिया था जो छपा हुआ है। जहाँ तक सर होता यह है कि जब स्पीकर कोई वहाँ पे देता है ना अपनी रूलिंग, वो एक तरह की आप कह सकते हैं कोर्ट के बराबर की जजमेंट समझे जाते हैं। उनकी रूलिंग को बेसिकली चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक जमहूरियत में ये कंसेप्ट होता है। हाँ, पाकिस्तान में हमने देखा कि पिछले कुछ अर्से में कोर्ट्स ने जो उनकी रूलिंग थी स्पीकर्स की, उनको चैलेंज हुई है और उन्होंने ओवरटर्न किया है। थोड़ा सा अभाम है। 8 टोटल रेफरेंसेस थे, 2 तो उन्होंने कंफर्म करके अप्रूव करके कि हाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ठीक है। ऐसे नहीं था। जहांगीर खान तरीन, इमरान खान, 2-4 उन्होंने रोक लिए थे, 2 उन्होंने नहीं भी भेजे। 8 भेज दिए थे, 8 भेज दिए थे, 2 रोक कहते हैं कि भेजे सारे थे, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रद्द कर दिए थे, कमेंट लिखे थे। अब मेरा सवाल ये है, इमरान खान के खिलाफ भी एक रद्द किया था। सवाल मेरा ये कि अगर वो रद्द कर चुके थे 4 सितंबर या 5 सितंबर को, अब वो दोबारा कैसे भेज रहे हैं? अब मैं वही आपको थोड़ा सा ना उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से क्विकली आपके व्यूअर्स के लिए उसको रिकैप करूं। मैं उस दिन कौमी असम्बली में मौजूद था, रिपोर्टर हूं, तो मैं चले जाता हूं कि खबर वगैरह मिल जाएगी वहां से। तो जब ये आए हैं स्पीकर साहब, तो इन्होंने आके अच्छा, उससे पहले खबर आ चुकी थी, ये वाली मीडिया में आ चुकी थी कि स्पीकर ने रेफरेंसेस जो हैं इमरान खान के खिलाफ या बाकी उन तरीन साहब के खिलाफ तो भेज दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब वाले जो थे उनको रोक लिया या डिसमिस कर दिया है। इस पे अपोजिशन ने उनको ये खड़े होकर अच्छा खासा कन्फ्रंट किया। पर्टिकुलरली मुझे याद है शेख रशीद साहब ने किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, मुझे अल्फाज एग्जैक्ट याद है शेख रशीद साहब के, उन्होंने कहा था कि
हाँ स्पीकर साहब, आज आपने जमहूरियत का सत्यानाश कर दिया है। अच्छा, ये अल्फाज से उनको बोलने की इजाजत नहीं। इमरान खान ने भी बड़ा रद्द-ए-अमल किया था बाद में, क्योंकि इमरान खान उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे, अगले दिन बाद में गए थे, 1-2 दिन बाद गए थे, वहाँ पे तकरीर की थी। तो उस पर उन्होंने स्पीकर एजाज सादिक साहब ने जवाबन कहा था शेख रशीद साहब को, उन्होंने कहा जी आपके कहने से कोई सत्यानाश नहीं होता। ये मैं बता रहा हूँ कि हीटेड एनवायरनमेंट इस पर क्या था, और अपोजिशन को बोलने की इजाज़त इस पर नहीं दी गई थी, जिस पे उन्होंने भी कहा, खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि आप बात करने दें, आप इनको बोलने दें, जमहूरियत में यही कुछ होता है। तो लेकिन स्पीकर साहब ने आज सच इस पर डिबेट की इजाज़त नहीं दी, ये कह के कि ये मेरा एक रोल है, मेरे पास आए थे रेफरेंसेस, मैंने रोकने थे या आगे फॉरवर्ड करने थे, ये मेरा फैसला था और मैंने कर दिया। मुझे क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इतने एविडेंसेस स्ट्रांग नहीं थे, इमरान खान जो दीगर के खिलाफ थे, मैंने फॉरवर्ड कर दिया। ये मेरा एक तरह का आप कह सकते हैं प्रेरोगेटिव है, वट एवर है। उस पर अपोजिशन ने बड़ा शदीद एहतजाज करते हुए, नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गया हाउस से, वहाँ से। सो उस दिन तो बड़ा एक इनका फर्म स्टैंड था स्पीकर साहब का, जी बिल्कुल नो वे। अब क्या हुआ? ये मेरे लिए एक बड़ी एक उसकी इंटरेस्टिंग एक आप कह सकते सिचुएशन पैदा होगी है, उसकी भी रीजनिंग है। उस दिन इनका ये कहना था स्पीकर साहब का, जो अगेन किसी हद तक मुझे थोड़ा सा उनका वो लगता भी है कि उनकी बात में थोड़ा सा वजन था। वो ये कह रहे थे कि जनाब कि आपने पनामा पे जो आए थे रेफरेंसेज आए थे, बेसिकली अपोजिशन ने जो फाइल किया था पनामा पे किया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। वो ये कहते थे पनामा में क्योंकि नवाज शरीफ का नाम नहीं है, जो उनके पास एक टेक्निकल रीजन थी मेरा ख्याल है रोकने की, कि पनामा में तो उनका नाम नहीं, उनके बच्चों का नाम है, आप उनको क्यों डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। कनेक्शन तो बनता है। ऑफशोर का जो आया था कि उन्होंने अपने एसेट्स में ऑफशोर कंपनी को मेंशन नहीं किया, जो गोशवारे जमा करवाए थे, उन पे ये इल्जाम था। तो आई मीन टू बी इन ऑल फेयरनेस ये बताना बहुत जरूरी है, मतलब पाकिस्तान में अब सच बोलना बहुत मुश्किल हो चुका है। इन ऑल फेयरनेस ये बताना जरूरी है कि इमरान खान के ऊपर जो इल्जाम है ऑफशोर कंपनी का, टोटली रिडिकुलस, कोई किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं। आई एग्री विद यू। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस पे अब स्पीकर साहब के पास दो ऑप्शन थे, जो पावर्स उनके पास हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये समझता है इस पे पॉलिटिक्स में या उसमें लीगल सर्कल्स में कि स्पीकर का ऑफिस जो है ये जस्ट एक पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्टमैन का जॉब है। अब तो भेज दिया सर, मैं उसी तो को बता रहा हूं, उन्होंने जो भेजे, में छोटा सा ये समझाना बड़ा जरूरी है कि स्पीकर पे क्यों इतना जोर आ रहा है, दबाव आ रहा है कि उनका भेजना। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि इनका काम पोस्टमैन का है, इनको जो रेफरेंस आने, क्योंकि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन आके उन्होंने डिटरमिन नहीं करनी स्पीकर ने कि गलत है या सही है, ये तो जाकर इलेक्शन कमीशन ने करनी लिया। तो उनके पास जो भी रेफरेंस जाएगा, उनका काम एक तरह का पोस्टमैन वाला है, वो आगे उसको ये फॉरवर्ड कर दें उसको इलेक्शन कमीशन को, जी आप जाने, आपका काम जाने, आपने क्या करना है। वो इस केस में कहते हैं एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते नहीं कि अगर स्पीकर का कोई रोल नहीं है, उसने माइंड अप्लाई नहीं करना, तो फिर वो जो रेफरेंस है वो स्पीकर के पास नहीं जा रहा है। इसका क्या मतलब एक ये भी निकलता है कि जाहिर है स्पीकर साहब अपनी पार्टी के साथ, एक तो स्पीकर साहब उस तरह से आज़ाद या ऑटोनोमस नहीं है जिस तरह से स्पीकर को नेशनल असेंबली के होना चाहिए, वो भी पूरी पार्टी की मंशा देखते हैं या मियाँ साहब की मंशा देखते हैं। अब फैसला ये हुआ है कि यार अदालतों में या जो लीगल बैटल है हमारे लिए आसान है, सड़क की बैटल ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो थ्रेट इमरान खान उनको दे रहे हैं और जो उन्होंने मजमा इकट्ठा किया है, उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत समझती है कि सड़क पे ज़्यादा सियासी मसाइल खड़े हो जाएंगे और जो लीगल बैटल है वो तो हम लड़ ही लेंगे। ये बड़ा मेरा ख्याल है आपने सही इसको आपने जो नुकता उठाया है, पर्टिकुलरली दो चीज़ें बड़ी अहम है डॉक्टर साहब। एक तो जो कल वाला जलसा हुआ ना इमरान खान का, तवक्को नहीं थी लोगों को, हमें भी नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आएंगे। बड़ी तादाद थी अगर देखा जाए। जो एनवायरनमेंट है इस वक्त पाक इंडिया एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, गर्मी है, अच्छा वहाँ से रेवेंड हट के है, थोड़ा सा शहर से हट के है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हम समझ रहे थे कि शायद इतनी बड़ी, एक ही दिन पहले मोदी साहब ने इतनी टेंशन हो गई थी, उसमें भी आना। अच्छा फिर आपको थ्रेट्स हो रही थी, टेररिज्म हो जाएगा, दहशतगर्दी हो जाएगी, बम फट जाएंगे, गोलियां चल जाएंगी, ये बड़ी थ्रेट्स होती हैं। घर वाले रोकने की कोशिश करते हैं बच्चों के, बेटा घर ना जा, कि घर से बाहर ना निकलना, ये फैक्टर्स होते हैं। सही बात। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि उन्होंने अपने यहाँ पे अखबार में और आपको याद होगा टीवी पे टिकर चल गए, ब्रेकिंग न्यूज चल गई, दहशतगर्द आ गए, मार देंगे, उसके बाद लेटर निकल गए जी कि दहशतगर्दी खतरा है। इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में निकलना, मेरा ख्याल हुकूमत भी ये तवक्को नहीं कर रही थी, जैसे शायद हम नहीं कर रहे थे। एक झटका हुकूमत को तो बड़ा लगा है कि शायद जो हम खुश थे कि हम कुछ 2-4 जहाँ ज़िमनी इलेक्शन जीत गए, हम बड़े पॉपुलर हैं, तो उन्हें ये आके एहसास हुआ कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी हम समझते थे नीचे जा रही है, यकदम ओवरनाइट ऊपर आई है। हुकूमत को उससे मेरा ख्याल झटका एक बहुत बड़ा झटके का ये रिजल्ट निकला। ये रिजल्ट अच्छा, अब इस पे क्यों आ रहे हैं, इनके पीछे क्या हो सकता है? एक पॉसिबल एक जो व्यू हो सकता है कि इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं, और जो मैं उनका उस बात से शेयर करता हूँ क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट जाता हूँ, कमेटीज में भी जाता हूँ जहाँ पे फैसले होने हैं, कि सिस्टम रिग्ड हो गया है, इंसाफ के लिए कहाँ पे जाएं आप?
आपको 6 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया था। जब उन्होंने लेटर लिखा था कि आप अपना कमीशन बनाए तो उन्होंने कहा जी आप हमें TORs पर कहता स्पेसिफिक कर दें। उसके बाद हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को। अब जाकर 4 महीने बाद वो भी रिट किए अगर उन्होंने PTI ने, तो आपने एक्सेप्ट किए। आपका नैब यहाँ पे रिग्ड है, कंप्रोमाइज्ड है। आपका FIA, आपकी FBR, आपका स्टेट बैंक, आपकी PSE। मैं उस दिन PSE में मौजूद था जिस दिन ये पांचों के पांचों वहाँ पे हमारे जो ग्लैडिएटर्स हैं, जो आम आदमी के लिए तो दहशत हैं, लेकिन वहां पर डर रहे थे, कांप रहे थे, वर्चुअली कांप रहे थे। मैंने चेयरमैन नैब को वहां देखा कांपते हुए, मैंने DG FIA को देखा, FBR, SCCP, स्टेट बैंक। उन्होंने कहा जनाब हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, हमारी तरफ नहीं आना आपने, हमारे पास कानून ही नहीं है, ज़ाब्ते नहीं है। और उस दिन मुझे महसूस हुआ PSE में कि इस मुल्क में तो कोई यहाँ कानून ही नहीं है, ये जंगल का कानून है। जो ताकतवर आदमी है वो एक हाथी है, वो जहां से चाहे गुजर जाए, आप उसको नहीं रोक सकते। सो उस दिन मुझे एहसास हुआ है कि ये जो इमरान खान बात कह रहे हैं कि सिस्टम रिग्ड हो चुका है, बंदे आपने टॉप पे अपने बैठा दिए हैं, अच्छा वो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, कानून आप कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करता। अब 3 चलो, अब आपको तो FIA क्या कहती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सुनने वाला है। FIA फरमाती है वहां पे PSE में कि जनाब हमारे पास तो कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि हम किसी पब्लिक कोई ना उसको रिप्रेजेंटेटिव को हम पकड़ सकें। मसलन MNA, MPA, वजीर आजम, हम तो हाथ नहीं डाल सकते। ये कानून है इस मुल्क में यार, ये कैसा कानून है? अच्छा, लेकिन नैब क्या कहता है, मैं छोटी सी बात, नैब ये कहते हैं ये तो अखबारी खबर है। भाई अखबारी खबर है तो आपने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जाके स्विट्जरलैंड में कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ केसेस आपने परसू किए, उसको बोल वाले को बंद कर दिया, बोल वाले को आपने रातों रात उठा के खबर पे बंद कर दिया, और वो उसी FIA ने किया। अच्छा वो क्या कहते हैं, FBR ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा जनाब कि पहले हमारे पास ये कानून था कि हम 10 साल पिछले जो आपके टैक्स आपके रिटर्न्स होते थे उनको एग्जामिन कर सकते थे। तो जरदारी साहब ने 2010 में उन्होंने कानून चेंज करवा दिया कि आप 10 साल पहले नहीं 5 साल पहले कर सकते हैं। अच्छा उन्होंने भी कानून की अपनी आके इंपोर्टेंसी उन्होंने आके बता दी। एक अब इनके जो है ना वो जिनका वो इमरान खान कह रहे थे मोटू गैंग या छोटू गैंग जो भी है, अब वो क्या आके यहाँ पे एक तुझे पेश करेंगे कि देखें जी अब आप सड़क पे क्यों आ रहे, सुप्रीम कोर्ट भी आपकी पिटीशन सुन रही है, इलेक्शन कमीशन में भी आपका जो था वो भी चली गई, तो अब इनका इंतजार करें, इंतजार फिर आप करते रहें क्योंकि वो 5 साल और करते रहे। यही इलेक्शन कमीशन था। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मुल्क के इदारे डॉक्टर साहब, लेकिन छुट्टी के दिन क्यों भेजने का उन्होंने ऐलान कर दिया? यानी आज सैटरडे को लाहौर में पता चला, ये बात कर रहे थे, ये तो लाहौर में है ना। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स इन लाहौर, सादिक said I decided to send the reference to ECP to strengthen the parliament. The decision was taken after I went through the documents. आज छुट्टी के दिन सैटरडे को लाहौर में थे, वो मंडे तक वेट कर लेते। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जो है ना ये अयाज सादिक के साथ ज्यादती कर रही है। एक स्पीकर का ऑफिस, स्पीकर बड़े बेचारे, यानी एक ऑफिस हो, 2 चीजें हो सकती अजीब सी सूरत हाल लग रही है। 2 चीजें हो सकती थी, या तो अयाज सादिक साहब अपने को आके असल्ट करें कि जनाब मैं स्पीकर हूँ, मेहरबानी फरमाएं मुझे इंडिपेंडेंटली हाउस को चलाने दें, हाँ ताकि मैं अक्रॉस द बोर्ड पार्टीज के रिस्पेक्ट को मैं एंजॉय करूं, कमांड करूं। एक तो ये तरीका जो सिविलाइज्ड होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप उनकी डोरें हिलाना शुरू कर देंगे, जब हम कहेंगे आप खड़े हो जाए, जब हम कहेंगे आप बैठ जाएंगे। ये ज्यादती है। आप स्पीकर के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, स्पीकर ऑफिस के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, और उसके बाद अयाज सादिक एज ए पर्सन भी ज्यादती कर रहे हैं कि आप उनको पूरे मीडिया में एक तरह का मजाक का निशाना बना रहे हैं, या उनको तनकीद के लिए ओपन कर रहे हैं, जैसे आप उनमें बैठे तनकीद कर रहे हैं कि जनाब आपने उस दिन कहा वहाँ पे हाउस में अपनी उस कुर्सी पर बैठ के कि जनाब के नवाज शरीफ के खिलाफ वहाँ पे इनफ आपको एविडेंस नहीं है, लिहाजा मैं डिसमिस करता हूं। आज वो आपके पास कौन सा ऐसा एविडेंस प्लेस कर दिया गया, या तो ये बताएं। सडनली आपका इतना चेंज ऑफ माइंड हो गया। क्लासेस साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा कि इमरान खान के कहा जा सकता है कि कल का जो एक बहुत बड़ा जलसा था, जमे गफीर था आवाम का, और उसमें जिस किस्म का चैलेंज थ्रो किया गया हुकूमत को, उसका एक रिजल्ट या एक इम्पैक्ट जो है पॉलिटिकल हम देखते हैं जब नेशनल असम्बली की स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब ने वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जो उन्होंने पहले नहीं भेजा था। अब नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके देखते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत और उनकी मिलिट्री जिन सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करती है उसकी हकीकत क्या है। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। अब सवाल उठाते हैं कि उन सर्जिकल स्ट्राइक्स की हकीकत क्या है जिनका दावा नरेंद्र मोदी की हुकूमत और उनकी मिलिट्री के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है जनरल रणबीर सिंह ने 2 दिन पहले किया। सबसे पहले मैं आपको वो छोटा सा टुकड़ा जो मेन पॉइंट था जनरल रणबीर की प्रेस ब्रीफिंग का 29 सितंबर को वो सुनाता। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The operations were basically focused to ensure that these terrorists do not succeed in their design of infiltration and carrying out destruction and
endangering the lives of citizens of our country. नाज़रीन, अब इस शॉट के अंदर यही वो एक टुकड़ा था जो हिंदुस्तान के DGMO जनरल रणबीर ने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। ये बाद में जो सारी डिटेल्स आई कि हमने जहाज़ इस्तेमाल किए, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए, 1.5-2-3 किलोमीटर अंदर चले गए, इतनी लाशें हमने गिरा दी, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो हिंदुस्तान के मीडिया में बाद में डाली गई हैं। वो नैरेटिव जो है उसको शेप किया गया है, जिसको दुनिया भर ने फिर बाद में फ्लैश किया है, जिसकी डिटेल्स आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में, गार्डियन में, वॉशिंगटन पोस्ट में, और हिंदुस्तान के तमाम अखबार जो हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और जितने भी अखबार हैं वो हिंदुस्तान के उससे भरे हुए हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको ये भी बताता हूँ इसके एनालिसिस से पहले कि आज पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल जो ISPR है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, वो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के एक बहुत बड़े डेलीगेशन को लेकर 2 मुकामात पे लाइन ऑफ कंट्रोल में गए जहां पाकिस्तानी शहादतें हुई हैं, भिंबर समानी में और तत्तापानी के अंदर, जिसको हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। और वहाँ उन्होंने ब्रीफिंग दी और ये भी ऑफ़र किया, उन्होंने कहा कि देखिए कोई वजह ही होगी कि हिंदुस्तान इंटरनेशनल या नेशनल मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल तक नहीं आने देता, हमने इसको खुला रखा हुआ है। और आपको मैं ऑफ़र करता हूँ कि जिस जगह आप जाना चाहते हैं, ये हेली खड़े हैं, जहाँ जाके आप लोगों से बात करना चाहते हैं आप बात कर सकते हैं, वो भी सुनिए। UN का एक मिशन है अनमोगेब, उनका मैंडेट ये है कि कोई भी अगर वायलेशन होती है वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो भी इस इलाके में मौजूद हैं। और मैं आपको उनके 11 स्टेशन हैं, उनमें से 7 पाकिस्तान की तरफ हैं, 4 इंडिया की तरफ हैं। हमारे यहाँ वो आज भी इस इलाके में अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस वायलेशन के बाद, और वो आते जाते भी हैं 7 के 7 स्टेशन पे। लेकिन इंडिया की तरफ 4 स्टेशन वो कभी उनको दिल्ली से आगे नहीं आने देते। तो क्या वजह है कि ना वो मीडिया को आने दे रहे हैं, ना वो इनको UN के मिशन को आने दे रहे हैं? तो कोई तो वजह है। ये चॉपर्स अभी भी इधर खड़े हुए हैं। मैं आप सबको किसी भी जगह पे लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। आप ट्रुप से मिलें, आप वहाँ की आबादी के साथ मिलें, पॉपुलेशन से मिलें, और आप खुद से देखें। नाज़रीन, जनरल बाजवा का जो कमेंट है, जो सवाल है उनका चुभता हुआ, वो तो आपने देखा है। मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल बताता हूँ कि 29 सितंबर को इस्लामाबाद में जर्मन एम्बेसी में जर्मन नेशनल डे था। 29 ही को हिंदुस्तान ने दावा किया था सर्जिकल स्ट्राइक्स का। मैंने वहाँ पहुँचा तो मुझे एक इंटरनेशनल जो पब्लिकेशन है उसके कॉरेस्पॉन्डेंट के कहने लगे कि भाई तुम पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हो सारे के सारे, तुम लोग तो ये जो भी ISPR तुम्हें कहता है तुम उस पर यकीन कर लेते हो, आज़ाद कश्मीर से पता करो कि क्या हुआ। कुछ और सफारतकार थे, उन्होंने कहा कि भाई कैसे मुमकिन है कि हिंदुस्तान की हुकूमत इतना बड़ा झूठ बोले। उनका यूनिफॉर्म का जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो कहे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की ना हुई हों, यकीनी तौर पे हुई होंगी जहाज़ों के साथ, हेलीकॉप्टर्स के साथ, और उसको पाकिस्तान जो है वो छुपा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया, घबरा रहे हैं। यह वही सवाल है जो डॉक्टर मलिहा लोधी से पूछा अल जजीरा की एंकर पर्सन ने। You're denying any such strike on Pakistan's side of the border because Pakistan would consider such an attack to be something like an act of war, and Pakistan doesn't want things to escalate, so it's easier to deny that there was such an attack by the Indian forces. First of all, I think in this day and age, no country can deny an attack that takes place within its own territory or territory that it controls. I think for us, we want the international community to know that we are exercising maximum restraint, but if India continues with the kind of provocations that it has been engaged in, that Pakistan is ready to respond with all the capabilities at its command. And we did invite the Indian UN ambassador to appear on the program as well, but he was not available. नाज़रीन, ये प्रोपेगेंडा इतना शदीद था कि मुझे भी ये शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत तो ISPR जो हैं वो हमसे गलत बयानी कर रहे हैं, हकीकत को छुपा रहे हैं, हमें मिसलीड कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि खुद से मालूम करना चाहिए। तो पहले मैंने दुनिया न्यूज़ के जितने कॉरेस्पॉन्डेंट और रिपोर्टर्स थे सबको कॉल किया। मैंने कल सुबह मैंने शुरू किया, लेकिन मैं चाहता था कि आई विटनेस अकाउंट से बात हो और कोई ऐसा रिपोर्टर नहीं था जो उस वक्त वहाँ मौजूद होता जिस वक्त इन 4-5 सेक्टर्स पर फायरिंग हो रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि डायरेक्टली विलेजर्स के साथ, गाँव के लोगों से जो वहाँ थे उनसे बात करनी चाहिए ताकि मालूम हो कि कैफियत क्या थी। उसका मैंने हल ये निकाला कि मैंने फेसबुक के ऊपर एक नोट ऑफ रिक्वेस्ट डाला कि आप लोग जो इस आई विटनेस अकाउंट थे अपने टेलीफोन नंबर मुझसे शेयर करें। उन गाँव के लोगों ने और दर्जनों लोगों ने वो नंबर मुझसे शेयर किए। मैंने उन्हें कॉल करना शुरू किया, उन्होंने मुझे और नंबर दिए, और यूँ करते करते लीपा, तत्तापानी, हॉट स्प्रिंग, केल, भिंबर, समानी
उस्मानी और बंदाला के गाँव में, वहाँ मैंने दर्जनों लोगों से मैंने बात की और जो पिक्चर क्लियर हुई, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक पिक्चर सामने हुई। किसी ने कहा कि सुबह 3 बजे के बाद, किसी ने कहा 3:30, किसी ने कहा 3:45, पर पता ये चला कि 3 बजे के बाद इंटेंस फायरिंग एक ऐसी स्ट्रिप पे लाइन ऑफ कंट्रोल की जो कम से कम 100-200 किलोमीटर पे फैली हुई है, उस पर इंटेंस फायरिंग जो है वो शुरू हुई और जो 7 बजे के बाद तक जारी रही। और लोग कहते थे ये फायरिंग उसी किस्म की थी जैसी 2003 से पहले होती थी, यानी लाइट मशीन गन की फायरिंग थी, 7 मोर्टर के गोले थे। लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने हमारे गाँव को, ये सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना नहीं बनाया। उनका हदफ सिर्फ और सिर्फ हमारी मिलिट्री की जो पोस्ट थी और जवाबन भी बड़ी शदीद जो है वो फायरिंग हो रही थी। ना कोई हेलीकॉप्टर था, ना कोई शोर था, ना कोई जहाज़ था, ना कोई ऐसी चीज़ थी कि जैसे आप सर्जिकल स्ट्राइक करार दे सकते हैं। कुछ लोगों ने ज़रूर ये कहा कि लाशें भी उन्होंने कोई देखी हैं, लेकिन वो भी हम कंफर्म बहरहाल हम नहीं कर सके कि वो किधर थी, किस तरह की थी, उसकी डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जिस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक का दावा हिंदुस्तान की हुकूमत या फिर उनका मीडिया मसलसल कर रहा है और पूरी दुनिया को यकीन दिलाया गया है, इस किस्म की तो कोई चीज़ वहाँ पे नहीं हुई है। नाज़रीन, ये बात तो बड़ी अब वाज़ेह है कि सर्जिकल स्ट्राइक जिसको कहते हैं मिलिट्री की इस्तिलाह में, उस तरह की तो कोई चीज़ हुई नहीं। कश्मीर के बॉर्डर पे एक बॉर्डर स्किरमिश किस्म की चीज़ हुई है। तो फिर ये जो नाटक खेला है, ये जो ड्रामा खेला है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, जिसको कहते हैं कि एक इवेंट के ज़रिए नैरेटिव शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? और वो जो एजाज़ हैदर, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जो एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं एजाज़ हैदर, उन्होंने इंटरनेशनल जरीदे न्यूज़वीक में सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से जो एनालिसिस पेश किया है वो बहुत ज़बरदस्त है, पढ़ने वाला है। कम से कम 3 चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक तो यह है कि कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए, हिंदुस्तानी मीडिया को वहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए और कश्मीर को हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से डिस्प्लेस करने के लिए उड़ी का जो फॉल्स फ्लैग है, उसके बाद जो एक गैज़ो गज़ब पैदा किया हिंदुस्तान के अवाम के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि पाकिस्तान है जो सब कुछ कर रहा है, उससे अब ठंडा करने के लिए ये भी दिखाना है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो कितने दलेर, कितने जरी, कितने बहादुर और कितने ज़बरदस्त हैं, कितने सख्त हैं। और अब आर्टिकल छप रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी से भी बहुत ज़्यादा बड़े जो हैं वो लीडर हैं। एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा वो एलिमेंट है जिसकी तरफ निशानदही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी लिखवाई गई है। कहा गया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ कॉल कर ली है और ये जो पाकिस्तान हमें डराता रहता है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते रहते भी पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स कर सकते हैं अक्रॉस द बॉर्डर। ये बड़ा अहम इशू है। लेकिन तीसरा इशू ये है कि हिंदुस्तान में 5-6 रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें गुजरात है, जिसमें पंजाब है, जिसमें उत्तराखंड है, मणिपुर है और सबसे अहम जिसमें यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी है। और वो इलेक्शन जो है वहाँ नरेंद्र मोदी को बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है, बिकॉज वो किसी भी चीज़ पे अभी तक डिलीवर नहीं कर सके हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हिंदुस्तान के एक प्रोमिनेंट जो कॉलमनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, जनाब संजय कुमार, उनसे बात करते हैं इसी इशू से। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब मुझे हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट संजय कुमार ज्वाइन कर रहे हैं, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में लिखते हैं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में लिखते हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंग्रेजी के अखबारात एक्सप्रेस ट्रिब्यून और डॉन में भी लिख रहे हैं। और मोदी सरकार की जो साइकोलॉजी है, उसकी जो पॉलिटिक्स है, उस पर बड़ा गहरा इनका तजिया है। संजय कुमार, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। संजय, आप मसलसल लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो पॉलिटिक्स डिराइव होती है, ये हमें बताएं। हमारा तासुर ये है कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी जो बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन है या जो उनका रेटरिक है, उसके पीछे उनकी पॉलिटिक्स भी है, जो उनकी जो एक रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स है। कश्मीर का पॉलिटिकल हल उन्होंने क्यों नहीं निकालने की कोशिश की? पिछले 3 महीने से जो वायलेंस हो रही है, उसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन उन्होंने देने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वजह है इसकी? सोल्यूशन तो मिलना मुश्किल है। कश्मीर का कम से कम नरेंद्र मोदी के हाथ से जिस ढंग की राजनीति वो करते हैं, वो कश्मीर के हालात के खिलाफ ही जाता है। कश्मीर को वो हिंदू राजनीति से देखते हैं, जो हार्डकोर हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उस नजरिए से देखते हैं। इस वजह से कश्मीर में उनकी वो पकड़ नहीं बन पाती है और कश्मीर के लोग उनको ट्रस्ट नहीं कर पाते। और यही वजह है कि जो कुछ कोशिश उन्होंने किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और नहीं भी हो पाएगा, आगे भी नहीं हो पाएगा। ये एक चीज क्लियर है।
नरेंद्र मोदी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर में वो इसलिए सोल्यूशन नहीं दे पाते कि रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर उनका जो पॉलिटिकल रेटरिक है उसमें कॉम्प्रोमाइज मुमकिन नहीं है? अगर वो कश्मीर में कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो फिर गुजरात में उनको नुकसान होता है, उत्तर प्रदेश में नुकसान होता है, उत्तराखंड में नुकसान होता है, क्या वजह है? ऐसा है? ये तो है, कश्मीर में उनको सोल्यूशन ढूंढने के लिए एक सॉफ्ट पॉलिटिशियन होना पड़ेगा, एक अकोमोडेटिव पॉलिटिशियन होना पड़ेगा, जो सबको साथ लेकर चलने वाला पॉलिटिशियन होना पड़ेगा, जो वो नहीं है और जो नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी राजनीति वो नहीं है और जिस विचारधारा से वो आते हैं, जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो आते हैं, उसमें उनके वो अलाउ ही नहीं करता उनको कि कश्मीर का सोल्यूशन ढूंढ पाए। जबकि अगर वो कोशिश करे अकोमोडेटिव हो मुसलमानों के प्रति, कश्मीरियों के प्रति, तो दूसरे तरफ उनको नुकसान हो जाएगा, उनके इमेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से मोदी चाहकर भी वो न अटल बिहारी वाजपेयी बन सकते और न ही कोई दूसरे प्रधानमंत्री जो पहले इंडिया में आए हैं, जो सेकुलर हो, जो अकोमोडेटिव हो और सबको साथ लेकर चले, नहीं हो पाएंगे। संजय, ये बताएं कि ये जो इलेक्शन अभी होने वाले हैं 2017 के शुरू में, जिसमें यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का है, गुजरात का है, उत्तराखंड का है, मणिपुर का, ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी की जमात के लिए, उनके लिए कितने अहम है? बहुत अहम है, क्योंकि ये सब इलेक्शन जब 2019 का जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन से एक साल पहले ही आएंगे, 1-2 साल पहले, बहुत नजदीकी आएंगे। और इस सब ये अगर इन इलेक्शंस में अगर मोदी जीतते हैं तो ये मोमेंटम 2019 तक बना रहेगा। अगर ये हार जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के इमेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इनका जो मोमेंटम है, जो नैरेटिव अब तक जो चलता आ रहा था, वो इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है इनके लिए ये सब इलेक्शन जीतना, लेकिन ये आसान नहीं होगा। पंजाब मुश्किल है जीतना। अगर वो गुजरात ही इस बार बचा ले 2017 में तो उनके लिए बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि जो भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं जिन स्टेट्स में, वो अभी बीजेपी ही ज्यादातर स्टेट्स में रूल कर रही है। उत्तराखंड को छोड़ दें और मणिपुर को छोड़ दें तो पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश भी ऑफकोर्स समाजवादी पार्टी, लोकल रीजनल पार्टी है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश बीजेपी का बहुत बड़ा स्टेक है, वहाँ पे बीजेपी को जीतना जरूरी इसलिए लगता है क्योंकि पिछले साल इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 85 आउट ऑफ 80 सीट्स दे वन 70 सीट्स, 70 सीट्स उन्होंने जीता था। अगर वो नहीं जीत पाते यूपी इलेक्शंस तो उनके लिए एक बड़ा सा पॉलिटिकल फियास्को होगा। अच्छा, तो वो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो उनका इस वक्त एक एग्रेसिव स्टैंड है पाकिस्तान के साथ, वो उनको मुफीद होगा इन इलेक्शंस में? जो एक एग्रेसिव स्टैंड उन्होंने लिया, इससे फायदा होगा उनको सियासी तौर पे? वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा इम्पैक्ट। अब मोदी अपने को अगर आगे बढ़कर इलेक्शन लड़ेंगे तो और भी चीजें तो सामने आएगी कि आपने इतना वादा किया, इतना प्रॉमिसेस किए 2014 में, उसका क्या हुआ? आप केवल एक ही नैरेटिव को लेकर इलेक्शन नहीं जीत सकते। मोदी, एक कारण ये भी लगता है, ये हमारी समझ में और भी लोग जो थिंकर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी समझते हैं कि मोदी इतना एग्रेसिव पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको ये अपना इमेज बचा कर रखना है और चूंकि उनके पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो संजय कुमार साहब, लेकिन आपको, हमें तो ये तासुर है कि नरेंद्र मोदी की जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमिकली वो बहुत बेहतर है, वो दुनिया के दौरे कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आ रहे हैं, अमेरिका की, यूरोप की कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आपको नहीं लग रहा कि वो डिलीवरी कर पा रहे हैं इकोनॉमिक? अगर देखिए, अगर आज के जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, उनमें एक न्यूज़ प्रोमिनेंट है कि पिछले 1 साल में जॉब में कोई ग्रोथ नहीं है, इट्स अ डिक्लाइन। और देखिए, पॉपुलर परसेप्शन तो है इंडिया राइज कर रहा है, यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहे हैं, लेकिन वो इतना नहीं है जितना लोगों को बताया जा रहा है। अभी भी काफ़ी मसला है किसानों को लेकर और भी दूसरे तबकों को लेकर, इतने क्राइसिस हैं, पूरे फार्म सेक्टर में क्राइसिस हैं, जॉब ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, इंडस्ट्री का भी आउटपुट वो उतना नहीं है जितना, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी अभी उस हिसाब से तो है नहीं कि इंडिया भी सस्टेन करे और इंडिया का भी ग्रोथ आउट ऑफ द ब्लू ऊपर चला जाए। दे आर लिंक्ड,
इस ग्लोबल इकोनॉमी, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो हिसाब से सक्सेस अभी तक नहीं मिला है इकोनॉमी के फ्रंट पे जो वो खोज रहे हैं। सक्सेस नहीं मिल रही। अच्छा, 2014 का आपका 2014 में आपने एक पीस लिखा जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन की सिचुएशन थी, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी विल बी बैड फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। क्या अब इसको आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं? 2 साल गुजर गए हैं उस बात को। देखिए, अब मैं नरेंद्र मोदी एज नॉट एज एन इंडिविजुअल, एज एन आइडियोलॉजी, मेरा जो मसला था उनके आइडियोलॉजी से। इस ढंग की आइडियोलॉजी जो नरेंद्र मोदी रखते हैं, उनकी पार्टी रखती है, उनके जो कल्चरल विंग है आरएसएस रखते हैं, उससे एक जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है इंडिया और मल्टी कल्चरल सोसाइटी जो है साउथ एशिया, वो सही नहीं है। आप देखें इंडिया में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं कॉन्फ्लिक्ट ही है। आप मुसलमान माइनॉरिटीज इतना इनसिक्योर पूरे 70 इयर्स में कभी नहीं फील किए जो अभी फील कर रहे हैं। दलित के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, आप उनका जो कॉन्फ्लिक्ट इतिहास के साथ है, कॉन्फ्लिक्ट तो प्रेजेंट के साथ है, इतिहास के साथ भी है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ही केवल आप इनके रेजिम में कॉन्फ्लिक्ट ही देखेंगे। आप अभी इतना इंटॉलरेंट सोसाइटी हो गया कि अगर मैं अपनी आपसे जो बातें शेयर कर रहा हूँ ये नॉर्मल है, कोई भी बोलेगा। बट संजय, हम उनका, चूंकि वो एक इंतहा पसंद है, हम उनका कॉन्फ्लिक्ट मुसलमानों के साथ तो समझ सकते हैं, पाकिस्तान के साथ तो समझ सकते हैं, लेकिन दलित के साथ उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए, दलित हिंदू के ही एक पार्ट है, लेकिन वो कभी भी हिंदू नैरेटिव में फिट नहीं बैठे। और जो मेन स्ट्रीम हिंदू है, जो अपर कास्ट हिंदू है, उनका हमेशा से एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है दलित से। अब वो दलित को अपने हिंदू एजेंडा में फिट करना चाहते हैं जो वो फिट नहीं कर पाते। नहीं तो दलित हिंदू नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि दलित हिंदू नहीं है? उनका जो जी आप ये कह रहे हैं दलित हिंदू है, लेकिन उनका जो कल्चरल हिंदू इज नॉट लाइक एक मोनोलिथ नहीं है। एक हिंदूज में भी काफी वेरिएशन है, दलित है और नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम हिंदूज है, आप ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज हुए, चाहे बैकवर्ड कम्युनिटीज हुए, वो हिंदू है, लेकिन उनके जो कल्चरल बिहेवियर्स में बहुत सारे अंतर है। तो एक मोनोलिथ नहीं है हिंदुइज्म। दलित का जो कल्चरल बिहेवियर है, ईटिंग बिहेवियर है, वो मेन स्ट्रीम जो ब्राह्मणिकल पैटर्न है उससे काफी अंतर है। अब अगर आप बीफ बैन करते हैं तो वो दलित लोग इम्पैक्ट होते हैं। वो केवल बीफ खाते ही नहीं है, बल्कि वो कैटल स्किन पे सरवाइव भी करते हैं। तो उनसे ये कॉन्फ्लिक्ट है। आप ये कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है अभी सोसाइटी में। आप देखें गुजरात में ये कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली ओपन में है। आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सब जगह ये कॉन्फ्लिक्ट ओपन में आ गया। क्योंकि अगर एक इंडिया को आप एक मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाना चाहेंगे तो जितने भी माइनॉरिटी है, नॉट केवल रिलीजियस माइनॉरिटी आउट ऑफ हिंदुइज्म बट आल्सो माइनॉरिटीज लिविंग विद इन हिंदुइज्म, उनके साथ प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। अब यही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जी जी, देखिए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो आप दलित्स के हवाले से कह रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कमिंग बैक टू कश्मीर के, जो कश्मीर पे एक फोकस था वहां की ह्यूमन राइट वायलेशन पे उड़ी से पहले, और बात हो रही थी आर्टिकल 370 की, 1952 के पैक्ट की, कि कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। वो सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं कि दोबारा हिंदुस्तानी मीडिया फोकस कर पाएगा अब कश्मीर पे, कि खत्म हो गई बात? अभी तो ऐसा लग नहीं रहा। आप किसी भी न्यूज़पेपर को पकड़ ले या फिर किसी भी टेलीविजन चैनल्स को पकड़ ले, कश्मीर की तो बात ही नहीं कोई कर रहे अभी। देखिए, कश्मीर अगर इंडिया कहती है, इंडिया सेज दैट इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, बट आप उसको इंटीग्रल की तरह ट्रीट ही नहीं करना चाहते हो। आप उसके बारे में वहाँ जो मसले हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहते। आप वो मसले सामने नहीं आने देना चाहते लोगों के सामने। तो आप उस प्रॉब्लम को ऐसे ही चलते रहने देना चाहते। पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट कड़ी है। आप बिना पाकिस्तान से बात किए उस मसले को सॉल्व नहीं कर सकते। पाकिस्तान से आप लड़ाई करना चाहते, कब तक लड़ाई करना चाहते पता नहीं। तो एक कहाँ ले जाना चाहते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी तो समझ में आए। आप व्हाट्स द फाइनल गोल
ठीक है, आप पाकिस्तान को फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? संजय, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो कुछ अभी हुआ है, जो जिसको हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक कह रहा है, वो हम तो यहां से देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसको एक बॉर्डर स्क्रिमिश कह सकते हैं 3-4 जगहों पे। इंडियन मीडिया इसके बारे में क्रिटिकल सवाल क्यों नहीं रेस कर रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में तो जहाज होते हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर होते हैं, आप किसी टारगेट को स्ट्राइक करते हैं। ये क्या वजह है कि इतना बड़ा मीडिया जो है वो सवालात नहीं उठा रहा गवर्नमेंट से? ये तो लोग यहाँ भी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यूज रखते हैं, जो डिफर करते हैं सरकार से, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ओपनली नहीं पूछते हैं, ट्विटर पे बताते हैं। लेकिन अब खुलकर पूछने में लोग घबरा रहे हैं, मीडिया भी तैयार नहीं है इस सवाल को पूछने के लिए। अभी तो माहौल ऐसा है कि इंडिया एक सेलिब्रेशन के मूड में है कि हमने बहुत बड़ा चीज अचीव कर लिया। अब सरकार इस चीज को बताने के लिए तैयार नहीं है, और सरकार सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग पूछने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम डेमोक्रेसी हैं तो हमें थोड़ा क्रिटिकल तो होना पड़ेगा सरकार के प्रति, और सरकार को भी जवाबदेह होना पड़ेगा लोगों के प्रति। आप यू कैन नॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। मीडिया सरकार का गेम नहीं खेल सकती। अगर मीडिया और सरकार एक साथ हो गई तो आप लोगों के खिलाफ हो गए, लोगों के ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। संजय, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान से प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट और राइटर संजय कुमार हमें ज्वाइन कर रहे थे, अपना एनालिसिस दे रहे थे। नाज़रीन, आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।